हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज का यानी सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका जो ये पेपर है ये 27 जनवरी 2020 को हुआ था और ये शिफ्ट फर्स्ट का है दोस्तों। और दोस्तों, ये सेट नंबर 43 है दोस्तों। इसके पहले 42 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, उसे जा कर के देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन पा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक कालिख सूट के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, विशिष्ट कणमय जो पदार्थ होता है जिसे इंग्लिश में पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, इसी को वायु प्रदूषण कालिख कहा जाता है। और दोस्तों, याद रखिएगा कि पर्यावरण के क्षेत्र में आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसी पीएम का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर। और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, शलाका और शंकु कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों, ये जो होती हैं हमारी आँखों में पाई जाती हैं। और दोस्तों, ये भी पूछा गया कई बार। दोस्तों, याद रखिएगा, ये शलाका जो कोशिकाएं होती हैं ये अंधेरे में एक्टिव होती हैं। जैसे अंधेरे में हम जाते हैं कभी दोस्तों, उजाले से सीधे हम अंधेरे में जाते हैं तो धीरे धीरे हमें दिखाई देना शुरू होता है, तो वो शलाका जो कोशिका होती है रॉड, इसकी वजह से होता है। और दोस्तों, जो हमें कलर की पहचान होती है कि कौन सा कलर है, लाल है, पीला है, नीला है, इसकी पहचान कौन कोशिका की वजह से होता है। और ये दोनों चीजें पूछी गई हैं। एक बार पूछा गया कि अंधेरे में हमारे आंख की कौन सी कोशिका काम करती है, तो वो शलाका। किस कोशिका की वजह से हमें कलर की पहचान होती है, तो वो शंकु कोशिका की वजह से। और दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरपीएफ का भी रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके रेलवे के अन्य एग्जाम में भी ये पूछ चुका है। जो मैंने फैक्ट बताया दोस्तों, रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे सोइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। इसको सोइनोवियल फ्लूइड। दोस्तों, हिंदी के बजाय इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश से हिंदी करने में थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। इसे पढ़ते हैं सोइनोवियल फ्लूइड, सोइनोवियल फ्लूइड इसे पढ़ा जाता है दोस्तों। और यही होता है जो दो हड्डियों के बीच में पाए जाने वाला जो स्नेहक द्रव होता है। अगला दोस्तों, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो दोस्तों, मिशन शक्ति जो है भारत के एंटी सैटेलाइट हथियार के प्रथम परीक्षण से संबंधित है। दोस्तों, ये मिशन शक्ति जो दिया गया है ये भी कई बार पूछा गया है, तो उसको याद रखिएगा। दोस्तों, ये कंफ्यूज मत होना, ये मिशन शक्ति है और एक मैंने आपको बताया होगा ऑपरेशन शक्ति। तो दोस्तों, ये जो ऑपरेशन शक्ति है, ये जो द्वितीय बार परमाणु परीक्षण आपका किया गया था 1998 में, तो उस समय इसका जो परीक्षण हुआ था इसी का नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। तो कंफ्यूज मत होना ऑपरेशन शक्ति और मिशन शक्ति में। अगला दोस्तों, मणिक रत्न रूबी जेमस्टोन की रासायनिक संरचना है। दोस्तों, जो मणि होता है, मणिक जिसे हम लोग जानते हैं, वो उसकी रासायनिक संरचना क्या होती है? तो उसकी रासायनिक संरचना होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और दोस्तों, ये केमिस्ट्री का पेट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, कंप्यूटर शब्दावली में ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, ALU का पूर्ण रूप होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। और दोस्तों, ये भी कई बार कंप्यूटर का रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सब दोस्तों, इस सेट के सारे क्वेश्चन लगभग इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अगला दोस्तों, भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, ये 1981 में लागू हुआ था। और दोस्तों, ये आपके RPF कांस्टेबल में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, स्पैम एक है। तो दोस्तों, स्पैम जो होता है ये अवांछित जो ईमेल होते हैं इन्हीं को स्पैम कहा जाता है। और दोस्तों, आपके NTPC का ही ये रिपीटेड क्वेश्चन है।
इसके कि पहले किसी सेट में ये रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, सीपीयू का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय करता है? तो दोस्तों जो कंट्रोल यूनिट होता है कंप्यूटर का, वही सभी कार्यों का समन्वय करता है, और ये भी कई बार पूछा गया है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों जो सालामैंडर होता है इसके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। और दोस्तों एक पॉपुलर और क्वेश्चन पूछता है कि मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो दोस्तों मेढक के हृदय में भी 3 कोष्ठक होते हैं, ये याद रखिएगा, और कई बार ये पूछा गया है। जितने भी उभयचर होते हैं दोस्तों उसमें लगभग 3 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है, इसको याद रखिएगा। 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है, इनमें 3 प्रकोष्ठ होते हैं। और याद रखिएगा मनुष्य जो होता है, जैसे जो स्तनधारी होते हैं उनमें 4 प्रकोष्ठ होता है, 2 अलिंद 2 निलय, जिस तरह से मनुष्य में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? तो दोस्तों अरुण जो है इसमें स्थलीय ग्रह नहीं है। स्थलीय ग्रह का मतलब समझ लीजिए दोस्तों, स्थलीय ग्रह का मतलब होता है दोस्तों जो सूर्य से बृहस्पति के बीच में पड़ते हैं, इन्हीं को स्थलीय ग्रह कहा जाता है। तो आपको पता है दोस्तों बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये जो चारों होते हैं दोस्तों ये आपके स्थलीय ग्रह भी कहे जाते हैं, या फिर इन्हीं को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, या फिर इन्हीं को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के समान है। ये चारों फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, ये आपसे पूछा जाता है। और बाह्य ग्रह में दोस्तों बृहस्पति शनि ये सब जितने होते हैं, अरुण वरुण, ये चारों जो होते हैं ये बाह्य ग्रह कहे जाते हैं। अगला दोस्तों, उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण में किया गया है, तो दोस्तों किस शैली में किया गया है उसका आपसे पूछा जाता है। तो ये दोस्तों नागर शैली में किया गया है। उड़ीसा का जो लिंगराज मंदिर है दोस्तों ये नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है। और दोस्तों ये भी आपसे पूछता है कि ये उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये भुवनेश्वर में स्थित है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि इस मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो उस शासक का नाम था अयाति केसरी, ययाति केसरी उसका नाम था, ययाति केसरी। इसी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था जो नागर शैली में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहां तक जाता है? यानी कि पूरब पश्चिम वाला जो कॉरिडोर है ये कहां से कहां तक जाता है? तो दोस्तों ये सिलचर से पोरबंदर तक जाता है, सिलचर से पोरबंदर। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चावल का मूल्य पर किस मूल्य पर उपलब्ध है? तो दोस्तों ये 3 रुपये किलो के मूल्य पर इस पे चावल दिया जाता है अंत्योदय अन्न योजना के तहत। अगला है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों ये पुर्तगाल से संबंधित है। और दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया है तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, क्राई एक संगठन है जो कि किसके लिए कार्य करता है? तो दोस्तों ये बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए, जो बच्चे होते हैं दोस्तों उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए ये कार्य करता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके रेलवे में कई बार पूछा गया है तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है ये 2001 में की गई थी। और इसमें वर्तमान में भारत भी इसका सदस्य है, भारत पाकिस्तान ईरान ये भी इसके सदस्य हैं। अगला दोस्तों, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था? तो दोस्तों ये वटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था। और दोस्तों ये सेम क्वेश्चन आपका एनटीपीसी का ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें याद रखिएगा वटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। और दोस्तों इसी में क्वेश्चन पूछता है कि किस जगह की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो जो दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा थी वहां पे बम फेंका था। और कब फेंका था? तो
8 अप्रैल 1929 को फेंका था। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, आपके ये सारे फैक्ट पूछे जा चुके हैं, फिर पूछे जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करती है? तो दोस्तों भाग 7 जो है, सॉरी दोस्तों 7वीं अनुसूची जो है ये आपका संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करती है। और दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया है पॉलिटी का क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पुलित्जर पुरस्कार का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसे कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है जो न्यूयॉर्क में है। और दोस्तों ये चीज़ ये भी याद रखिएगा कि ये पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों ये दिया जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? तो दोस्तों आग्नेय शैल जो होता है, डोलोमाइट जो होता है, ये आग्नेय शैल नहीं है। बाकी ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डियोराइट जो होते हैं ये आग्नेय शैल होते हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा, खास करके ग्रेनाइट और बेसाल्ट कि ये आग्नेय शैल होते हैं। ये भी आपसे पूछ दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन आग्नेय शैल है, तो ऑप्शन में दे देगा ग्रेनाइट या बेसाल्ट, ये याद रखिएगा, डोलोमाइट नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, भारत का विशालतम भू आकृतिक विभाजन है। तो दोस्तों द्वीप जो होते हैं, हमारे वहाँ जो द्वीप हैं वे भारत के विशालतम भू आकृतिक विभाजन है। जैसे अंडमान निकोबार के द्वीप हो गए, लक्षद्वीप हो गया, ये सब जितने हैं ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं जो भारत से अलग हैं। अगला है दोस्तों, कौशल, अंग, काशी और वज्जी, ये सभी क्या है दोस्तों? तो ये जो हैं ये 16 महाजनपदों के भाग हैं। जो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों, उसी के हिस्से हैं ये 16 महाजनपदों में शामिल थे। और दोस्तों आपसे एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 16 महाजनपदों की जानकारी किस किताब में मिलती है? तो दोस्तों ये अंगुत्तर निकाय किताब है, अंगुत्तर निकाय, जिसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष आया था? तो ये कब आया था दोस्तों? 1856 में आया था। इसको याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक किया गया? तो दोस्तों ये इसमें 50 तक ये किया गया था, ये 1987 में किया गया था। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारत में केंद्र सरकार संबंधों के सुधार हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए अप्रैल 2007 में नियुक्त आयोग का प्रमुख कौन था? तो दोस्तों वो उस समय एम पुंछी थे। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समितियों के बारे में आपसे पूछता है, तो पुंछी आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित थी, केएन राज भी संबंधित थी, और एक सरकारिया आयोग था, ये भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था। सरकारिया, ये तीनों आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित थे, लेकिन 2007 में जो गठित हुआ था वो एम पुंछी आयोग था। अगला दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया का गठन कहाँ किया था? तो दोस्तों इसका गठन उन्होंने सिंगापुर में किया था। और दोस्तों ये सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है, और इसी क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछता है कि सिंगापुर में किसने अस्थायी सरकार की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसको याद रखिएगा, ये दोनों तरीके से पूछा गया, आगे पूछा जाएगा। अगला दोस्तों, पुस्तक तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों ये चगताई भाषा। दोस्तों अगर चगताई भाषा नहीं दिया है तो याद रखिएगा ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। एक्चुअली ये जो मुगल थे दोस्तों, ये चगताई तुर्क थे, चगताई इनका कबीला था।
तो इसीलिए चगताई भाषा लिख दिया गया है यहाँ पे, लेकिन ये मूल रूप वही तुर्की भाषा में थी, तुर्की भाषा में। और दोस्तों ये भी पूछता है इसका कि इसको फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो फारसी में इसका अनुवाद जो है दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना, इसको याद रखिएगा। इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था और वही बाबरनामा या नाम इसका रखा था। और तुझ के बाबरी है क्या दोस्तों, ये बाबर की आत्मकथा है, इसे बाबर ने ही लिखा था, ये बाबर की आत्मकथा और तुर्की भाषा में लिखा था और बाद में इसे अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया, अकबर के समय में अनुवाद किया था बाबरनामा नाम से। तो ये सारे फैक्ट इसको याद रखिएगा और सारे पूछे जा चुके हैं, फिर पूछे जाएंगे। अगला दोस्तों, नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2016 में भारत की कुल प्रजनन दर क्या थी, तो दोस्तों उस समय 2.3 थी। अगला दोस्तों, संपत्ति का अधिकार है, तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार वर्तमान में केवल विधिक अधिकार है। और दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संपत्ति का अधिकार कब समाप्त किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो याद रखिएगा ये 44वां संविधान संशोधन जो था 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया था, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ये कई बार पूछा गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, भारत के उच्चतम जलप्रपात जोग जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसे गोरसप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और दोस्तों गोरसप्पा को ही, इसी जोग को ही गोरसप्पा नाम से भी जानते हैं और महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ये भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी जलप्रपात या फिर गोरसप्पा या फिर जोग, ये सब तीनों एक ही नाम है दोस्तों। और याद रखिएगा दोस्तों ये भी पूछता है कि ये किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित जलप्रपात है, कर्नाटक में स्थित है। और ये भी पूछता है दोस्तों कि ये किस नदी पर स्थित है, तो ये सारावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक के सारावती नदी पर ही स्थित है ये जोग या फिर गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। तो इतने फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, अगला है पटना कलम एक है, तो दोस्तों पटना कलम जो है ये चित्रकारी की एक शैली है। और दोस्तों ये आपके ही एनटीपीसी का रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसके पहले किसी सेट में ये रिपीट किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांस, भोज वृक्ष, साल, स्प्रूस और शीशम वन में पाए जाते हैं, तो किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो ये समशीतोष्ण पर्णपाती वन है दोस्तों। ये सब जितने हैं बांस, भोज वृक्ष, साल, स्प्रूस और शीशम, ये समशीतोष्ण पर्णपाती वन है। अगला दोस्तों 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो दोस्तों ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। और दोस्तों ये भी पूछता है आपसे घुमा करके कि अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का सम्मेलन दिल्ली में किस वर्ष हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था और ये कई बार पूछा गया। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष दोस्तों गांधी जी बने थे। ये खिलाफत आंदोलन का जो सम्मेलन हुआ था इसके अध्यक्ष गांधी जी बने थे, ये भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों जीएसटी है, तो दोस्तों जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये अप्रत्यक्ष कर है और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों 2019 में किस देश के राष्ट्रपति ने समुद्रों की सुरक्षा हेतु ठोस कदम उठाने का आह्वान करने के लिए अधो जल भाषण अंडर वाटर स्पीच दिया था, तो दोस्तों वो सेशेल्स के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अंडर वाटर स्पीच दिया था, पानी के अंदर से स्पीच दिया था। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी करें ताकि समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।